तो बेटा देखिए, आज हम करेंगे आगे हमारा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि बैंकों के द्वारा लोगों की जमाओं को किन किन खातों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से खातों में किया जाता है। पहला है सावधि जमा खाता, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। यह वह खाता है जिसमें रुपया एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है और यदि जमाकर्ता को धन पहले निकलवाना पड़ जाता है तो उसे कुछ कटौती या ब्याज देना पड़ता है। दूसरा है करंट अकाउंट, चालू जमा खाता। यह वह खाता है जिसमें जमाकर्ता जितनी बार रुपए चाहे जमा करा सकता है और कभी भी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है। इस खाते का प्रयोग अधिकतर व्यापारी वर्ग ही करते हैं। फिर है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, बचत जमा खाता। यह खाता छोटे छोटे वस्तुओं को प्रोत्साहित करता है। इस खाते में जमाकर्ता एक सीमा तक ही राशि निकलवा सकता है। सीमा से अधिक राशि निकलवाने के लिए उसे पहले बैंक को सूचित करना पड़ता है। फिर है आवर्ती जमा खाता, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यह वह खाता होता है जिसमें जमाकर्ता प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति महीने के हिसाब से जमा करवा सकता है। इस जमा खाते से जमाकर्ता किसी विशेष परिस्थिति में ही जमा निकलवा सकता है। फिर है भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, क्या है भारत में वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। फिर हमारे पास जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। कौन से, जैसे कि SBI, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक। कौन से, PNB, IOB और OBC। फिर है निजी क्षेत्र के बैंक जैसे HDFC, एक्सिस और ICICI। ठीक है। फिर है विदेशी बैंक, CITI बैंक। फिर है भारत में अनुसूचित बैंक गैर अनुसूचित बैंकों की अपेक्षा बड़े होते हैं। अनुसूचित बैंकों को RBI की द्वितीय सूची में शामिल किया जाता है जबकि गैर अनुसूचित बैंकों को शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह साख सृजन करके ही मुद्रा की पूर्ति में योगदान देते हैं। गौण जमा का निर्माण साख नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है। जैसे हमारे पास मांग जमाएं किसके बराबर है, 1/CRR मल्टीप्लाई बाय नगद कोष। ठीक है, आगे एग्जाम्पल दे रखा है, इसे समझाने के लिए है, करना नहीं है आपको। ठीक है, आगे है हमारे पास साख गुणक की धारणा को समझाइए। तो साख गुणक मांग जमाओं व नगद का अनुपात होता है। जब बैंकों के पास नगद कोष 1000 रुपये तथा वह मांग जमा के रूप में 10,000 रुपये मूल्य के साख सृजन करता है तो क्या होता है, साख गुणक किसके बराबर, मांग जमाएं अपॉन नगद कोष। मांग जमाएं कितनी है, 10,000 और नगद कोष कितना है, 1000। कितना हुआ गुणांक, 10। तो साख गुणांक कितना हुआ, 1/CRR। इट मीन्स 1/10% इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आगे क्वेश्चन बनता है हमारा कि केंद्रीय बैंक के पास केंद्रीकृत नगद कोष का क्या महत्व होता है। तो पहला, केंद्रीय बैंक को देश की बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, व्यापारिक बैंक छोटे नगद कोष द्वारा निर्वाह कर सकते हैं। तीसरा, संकट के समय बैंकों को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। फिर आगे कह रहा है कि केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार किन किन कारणों से मिला। तो ये कह रहा है कि किन किन कारणों से मिला। पहला, इससे देश की मौद्रिक प्रणाली में समरूपता आ सकती है। दूसरा, इससे देश की जनता में मुद्रा के प्रति विश्वास मजबूत हो जाता है। तीसरा, कागजी मुद्रा की आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ाकर मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त लोच बनाई जा सकती है। और चौथा, लास्ट, देश में मुद्रा की पूर्ति पर एक केंद्रीय नियंत्रण संभव हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बैंकिंग का चैप्टर और इसके ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इनको लर्न और राइट कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन हम फिर कर लेंगे। आप अगर अब बड़े कर लोगे तो शॉर्ट में टाइम नहीं लगेगा करने में।
ठीक है, थैंक यू।